नमस्कार साथियों, आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ही सराहा है, मेरे मनोबल को बढ़ाया है। इसलिए मैं आज वैदिक सभ्यता चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने कई वीडियोज देखा वैदिक सभ्यता पर। आप भी अगर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत कठिन करके उसको प्रस्तुत किया गया है और बहुत अधिक उसमें तथ्य को डाल दिया गया है। लेकिन मेरा यहाँ वीडियो लाने का मकसद है कि हम लोग अगर उसको देखें तो बिल्कुल सरल रूप में हो और वह समझ में एक बार ही देखने में हो जाए। दूसरा कि जो भी तथ्य हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वह परीक्षा में आए, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य है परीक्षा को पास करना। किसी भी प्रकार की परीक्षा, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, चाहे बिहार से संबंधित परीक्षा हो या अन्य पीसीएस राज्य से संबंधित परीक्षा हो, एसएससी हो, उसमें हम लोग अच्छा करके आए, बेहतर करके आए। मैंने यहाँ पर वैदिक सभ्यता को यहाँ दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यह दो भागों में विभाजित किया है। इसलिए कि ऋग वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी, जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी और जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, उसमें बहुत हद तक परिवर्तन होता है। और एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे, एक तरफ ऋग वैदिक काल लिख करके और एक तरफ उत्तर वैदिक काल लिख करके। तो हम लोग एक बार इसको अगर देखेंगे याद भी हो जाएगा। और साथियों, जहाँ परिवर्तन होता है, जहाँ सर्वप्रथम शब्द लगा हुआ होता है इतिहास में, वह प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसीलिए यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं वैदिक भूगोल के अंतर्गत। आप ही लोगों का कहना है कि लिखने में समय बहुत अधिक व्यतीत हो जाता है, पहले से लिख दिया जाए, तो वही मैंने किया है। यहाँ पर छोटा सा एक यहाँ पर चैप्टर बनाया मैंने, वैदिक भूगोल। और वैदिक भूगोल के अंतर्गत हमने शामिल किया नदी, समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान और इसके बाद क्षेत्र विस्तार। तो यहाँ नदी से और क्षेत्र विस्तार से अधिक जो है प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नदी का नाम लिखे हुए हैं। यह प्राचीन नदी का नाम है और यह वर्तमान में इस नदी को क्या कहते हैं। जैसे प्राचीन में हम लोगों ने लिखा इंदुस, सुरसती, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और शतुद्री। तो इधर हम लोगों ने लिखा है सिंधु। इंदुस को सिंधु कहते हैं, सुरसती को सरस्वती कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, परुष्णी को रावी कहते हैं। इसी तरह से शतुद्री को सतलज के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर यह हम लोगों को याद रखना है। परुष्णी को वर्तमान में रावी कहते हैं, इसलिए याद रखना है कि परुष्णी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे 10 राज्य का युद्ध हुआ था, जिसमें सूदास जो भरत कुल के शासक थे वह विजयी हो गए थे। तो यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब यह 7 नदी है, सिंधु की 6 सहायक नदी। इन 7 नदियों के क्षेत्र को मिला करके हम लोग कहते हैं सप्त सिंधु। तो दूसरा प्रश्न हम लोगों का यहाँ बन रहा है, आर्य लोग मध्य एशिया से चल के आए, ईरान में रुके, एक शाखा पश्चिम की तरफ चली गई और एक शाखा जो है वह पूरब की तरफ चली आई। तो ईरान से जो शाखा पूरब की तरफ आई वह सबसे पहले इस क्षेत्र में आकर के बसती है। तो यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है, आर्य लोग भारत में आकर के सर्वप्रथम किस क्षेत्र में बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। इसको याद कर लेना है या लिख भी सकते हैं आप। अब इसमें सबसे प्रमुख नदी जो है वह सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी जो है वह सरस्वती नदी है। इसको नदीतमा कहा गया है, सरस्वती नदी को नदियों की माता। इस काल में गंगा और जमुना उतना महत्व वाली नदी नहीं थी, बल्कि महत्व वाली नदी यह है। ऋग्वेद में गंडक नदी का भी उल्लेख किया गया, जिसको सदा नीरा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नदी से यह प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है, जो हम लोगों को याद रखना है।
उसके बाद हम लोग यहाँ समुद्र, तो आज लोग समुद्र से परिचित थे या नहीं परिचित थे, इसमें विवाद है। यहाँ पर अपार जल राशि चक्र का उल्लेख किया गया है और उसी को समुद्र माना गया, जिसमें अपर, एक यह नाम है अपर। इस समुद्र की पहचान अरब सागर के रूप में कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर्वत है, तो हिमालय पर्वत को यहाँ हिमवंत कहा गया है, हिमवंत। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी थी मुंजवत थी, वहीं से सोम का पौधा जो है वह मंगाया जाता था और सोम रस का सेवन वैदिक काल में आम जन जो थे वह करते थे। उसके बाद है रेगिस्तान, तो साथियों इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, धनु। तो माना जाता है कि आर्य लोग रेगिस्तान से परिचित थे। उसके बाद क्षेत्र विस्तार, जैसे नदी से प्रश्न पूछा जाता है वैसे क्षेत्र विस्तार से पूछा जाता है। आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश से बाहर निकले और सबसे पहले कुरुक्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया और इसका नाम रख दिया ब्रह्मावर्त। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और गंगा जमुना द्वाब जो काफी उपजाऊ माना जाता है उत्तर भारत का क्षेत्र, इसको विजित कर लिया और इसका नाम रख दिया ब्रह्म ऋषि देश। उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं तो हिमालय से लेकर के बिंद तक के क्षेत्र को जीतते हैं और नाम रख देते हैं मध्य देश। इसके बाद संपूर्ण भारत को जीता, इसका आर्जीकरण किया, इसलिए इस देश का नाम जो है वह आर्यावर्त पड़ गया। भरत कुल के जो शासक थे राजा भरत, उन्हीं के नाम पर आर्यावर्त को भारत के नाम से भी संबोधित किया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है और हम लोगों को याद भी रहना चाहिए कि भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा। यूनानी लोगों ने भारत को सर्वप्रथम इंडिया कहा। परीक्षा में यह पूछा जाता है तो हम लोगों को याद रहना चाहिए यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को इंडिया कह करके संबोधित कर दिया और इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने इस देश को हिंदुस्तान और यहाँ के नागरिक को हिंदू कह करके संबोधित किया था। तो यहाँ से जो कुछ प्रश्न हम लोगों को निकल करके आ रहा है तो 3-4 पॉइंट हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसमें एक और प्रश्न आ जाता है कि आखिर में आर्य लोग कहाँ के मूल निवासी थे, तो अब हम लोग उसी को देखेंगे। साथियों अब इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वह है मूल निवास स्थान। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था और लगभग परीक्षा जब लिया जाता है किसी भी स्तर का और वैदिक चैप्टर से अगर प्रश्न डाला जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ लिखे हम लोग सप्त सिंधु प्रदेश, तो सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र कि आर्य लोग ईरान से चल करके जब भारत में प्रवेश किए तो सबसे पहले इसी क्षेत्र में आकर के बसे। उसके बाद ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं पंडित गंगानाथ झा, मध्य देश कहते हैं डॉक्टर राजबली पांडे। जो परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाता है यह याद रखना है। उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह अपनी इस पुस्तक में द आर्कटिक होम ऑफ आर्जन, यह बीपीएससी में पूछा जा चुका है परीक्षा में कि किसकी पुस्तक है, तो यह बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है और इन्होंने इसमें प्रमाणित किया है कि उत्तरी ध्रुव में यह लोग रहते थे और वहीं से आकर के यहाँ पर वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता को जन्म दे दिया। उसी तरह से दूसरा है तिब्बत, इसको स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वह तिब्बत था, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। बार बार यह पूछा जाता है मध्य एशिया, किसके अनुसार मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो मैक्स मूलर का नाम आ जाता है। बहुत बड़े विद्वान थे मैक्स मूलर, जर्मनी के रहने वाले थे और ब्रिटेन में इन्होंने नागरिकता को प्राप्त कर लिया था। भारत के प्रति इनका दृष्टिकोण जो था, नजरिया जो था, वह बहुत ही अच्छा माना गया है
और यह प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि मध्य एशिया आर्यों का मूल निवास स्थान था। एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें या सर्वमान्य मत की बात करें तो यूरेशिया आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में आर्य लोग निवास करते थे और वहीं से चल करके आए जिन लोगों ने भारत में वैदिक सभ्यता को जन्म दे दिया। साथियों, यह तो समझने के लिए था, जहां से 3 प्रश्न जो है यह निकल करके सामने आ जा रहा है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसके बाद ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की 4 अवस्थाएं हैं, सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक। इन चारों अवस्थाओं को हम लोग देखेंगे, क्या क्या परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाएगा। बिल्कुल ही सरल रूप में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इसको अंत तक निश्चित रूप से देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करके मेरे मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि यह आपके भाई का चैनल है। इस रूप में वैदिक सभ्यता को हम लोगों को देखना है। साथियों, अब हम लोग यहाँ पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के सामाजिक जीवन को लेकर के देख रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन कैसा था। तो जो परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा है उसी को याद रखना है, उसी को समझना है, और वहीं परीक्षा में हम लोगों को पूछा जाता है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं सामाजिक जीवन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, और हमने यहाँ लिखा है कर्म। तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो था वह स्थापित नहीं था, कर्म की प्रधानता थी। शूद्र जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर वह वेद का ज्ञाता है तो पुरोहित का कार्य कर सकता था। ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति अगर वेद का ज्ञाता नहीं है तो वह पुरोहित का कार्य नहीं कर सकता था। मतलब कर्म की प्रधानता थी, जन्म की प्रधानता नहीं थी। लेकिन वहीं अगर यहाँ हम लोग आ जाते हैं वर्ण व्यवस्था में, तो यहाँ जन्म की या जाति की प्रधानता हो जाती है, और अब सभी जातियों के लिए उसी जाति के अनुसार कार्य का विभाजन जो है वह कर दिया गया। तो वर्ण व्यवस्था यहाँ जटिल होता है। अब यहाँ प्रश्न जो पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन किया गया है। तो कई बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र का या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो एक पॉइंट यह हम लोगों को यहाँ याद रखना है, महिलाओं की स्थिति सबसे अच्छी माना गया ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि यह सभा एवं समिति में भाग लेती थी, इनका उपनयन संस्कार होता था, पिता की संपत्ति में से इनको अधिकार मिला हुआ था, धार्मिक कार्यों में भी यह शामिल होती थी। साबित कर देता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छा था। और यहाँ पर सती प्रथा का उल्लेख भी दिखलाई नहीं पड़ता है। कुछ महिलाओं का नाम यहाँ आता है जो विदुषी महिला थी, जिन्होंने वेद के मंत्रों की रचना किया था। तो यहाँ से भी कभी कभी परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछ दिया जाता है। यहाँ पर नाम है जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और विश्वारा। तो इन लोगों ने मंत्रों की रचना किया, इसीलिए इन लोगों को ऋषि के उपाधि से सम्मानित किया गया। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं महिलाओं की स्थिति, तो यहाँ गिरावट दिखलाई पड़ता है पहले की अपेक्षा। जैसे अब महिलाएं सभा एवं समिति में भाग नहीं ले सकती थी, पिता की संपत्ति में से जो अधिकार मिला हुआ था वह खो देती हैं, अब वह अधिकार इन लोगों को नहीं था। उपनयन संस्कार से इन लोगों को अब वंचित कर दिया गया था। फिर भी 2 महिलाओं का नाम आता है, विदुषी महिला गार्गी, यह गार्गी है और यह मैत्रेयी है। इसी गार्गी ने राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। तो यह लोग 2 विदुषी महिलाएं जो थी वह उत्तर वैदिक काल से संबंधित है।
अब यहाँ हम लोग विवाह पद्धति लिखे हैं, यहाँ भी विवाह लिखे हैं। तो जिस प्रकार की पद्धति ऋग्वैदिक काल में थी उसी प्रकार की पद्धति यहाँ भी दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो है वह नहीं के बराबर पूछा जाता है। जैसे एकल विवाह की प्रथा था, बहु विवाह भी किया जाता था, नियोग प्रथा का भी यहाँ पर प्रचलन था, बाल विवाह का प्रचलन यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जो है वह किया गया है। तो दोनों में एक समान माना गया है। अब खान पान, चूंकि यहाँ जौ और गेहूं है और यहाँ बदलता है चावल और गेहूं, तो यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। चूंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है, चावल प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेता है, उसके बाद गेहूं, और यहाँ जौ प्रमुख स्थान प्राप्त करता है, इसके बाद गेहूं। तो यह हम लोगों को देखना है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों कालों में लोग थे। ऋग्वैदिक काल में जो अतिथि आते थे उनको गाय का मांस खिलाया जाता था, इसीलिए अतिथि को गोहंता कहा गया है। पेय पदार्थ में सोम रस का प्रयोग जो है वह किया जाता था। इस रूप में यहाँ पर खान पान जो है वह दिखलाई दे रहा है। यहाँ ऋग्वैदिक काल में खान पान के साथ अगर वेशभूषा, आभूषण, मनोरंजन का साधन अगर हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में भी वेशभूषा, आभूषण और मनोरंजन का साधन पूर्व के समान चल रहा था। इसमें कोई बहुत अधिक चेंजिंग जो है वह दिखलाई नहीं पड़ रहा है। जैसे मनोरंजन की साधन की अगर हम लोग बात करें तो संगीत महत्वपूर्ण था, इसके माध्यम से मनोरंजन किया जाता था। घुड़दौड़, रथ दौड़, पशु पक्षियों की लड़ाई, इसके माध्यम से भी लोग मनोरंजन का कार्य करते थे और यह दोनों कालों में एक समान दिखलाई पड़ता है। कपड़ा की अगर बात करें, वस्त्र की बात करें, वेशभूषा की, तो सूती और ऊनी वस्त्र दोनों कालों में प्रयोग जो है वह किया जाता था। तो जहां हम लोग बदलाव देख रहे हैं वहीं हम लोगों को याद रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह बार बार पूछा जाता है, 10वां मंडल में सर्वप्रथम शूद्र का वर्णन जो है वह कर दिया गया है।